हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम। जय श्री राम, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो बच्चों, ये है अपनी हिंदी साहित्य की क्लास और हिंदी साहित्य की क्लास में आज हम करेंगे मॉडल पेपर सेकंड। ये हमने जो सीरीज़ चल रही है इसके तहत कल जो एक मॉडल पेपर फर्स्ट जो था वो हमने कल वाली क्लास में किया था। और कल वाली क्लास काफ़ी बच्चों ने देखी है, लेकिन जो बच्चे नहीं देख पाए उनको बता दूं कि ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप पिछली वाली जो क्लास अगर देखना चाहो, मॉडल पेपर फर्स्ट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं शुरू। खंड अ, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। हालांकि इसमें ज़्यादातर प्रश्न वही है जो हम हमारी पिछली जो 2000 प्रश्नों की सीरीज़ हमने जो चलाई है और लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, तो उसमें जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें से ज़्यादातर सवाल रिपीट हुए हैं। तो एक बार कर लेते हैं जल्दी से हम कि देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है। अरे जब फूट जाई तबे चलत आवत आवा है, कथन से चौधरी साहब की किस मनोवृत्ति का आभास होता है। तो प्रेम घन की छाया स्मृति जो बच्चों पाठ है, उस छाया स्मृति पाठ में चौधरी जब वहाँ पे लेखक महोदय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके साथी और चौधरी साहब ये सभी छत पे बैठे बातें कर रहे थे और उस दौरान पास में जो बत्ती जल रही थी वो जलने लगी। तो अब जलने लगी तो खुद उसे न बुझा करके नौकर को आवाज़ लगाते हैं। तो उस समय चौधरी साहब ने बद्रीनारायण बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने ये कथन जो है वो नौकर के लिए कहा था। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने किसके लिए कहा था। तो चौधरी साहब ने कहा था और बत्तियां बुझाने के लिए उन्होंने उस नौकर को बुलाया था। तो अब इससे उनकी कौन सी मनोवृत्ति का आभास होता है कि वे आलसी थे। भाई आलसी तो नहीं थे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आलसी होता तो फिर तो वो तो कोई भी काम नहीं करेगा, जो जबकि ये तो बहुत बड़े कवि थे। दूसरा था वे स्वावलंबी थे। तो स्वावलंबी तो थे, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, लेकिन चूंकि बत्ती जब बुझाना है और वो उसे नहीं बुझा रहे हैं, तो इस कथन से क्या भाव प्रकट होता है, इससे वो ये भाव प्रकट होता है भाई कि भले जले तो जले लेकिन हम नहीं बुझाएंगे। वो रईस प्रकृति के आदमी थे, नौकर को ही आवाज लगाई कि नौकर तू आकर के इसे बुझा दे। तो रहेगा आंसर इसका ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, रामगिरी आश्रम में कालिदास द्वारा मेघों को किसके द्वारा अर्घ दिया गया है। तो बच्चों, ये अपना जो कूटस पाठ है उसमें ये उल्लेख आया है कि रामगिरी आश्रम में कालिदास के द्वारा कूटस के फूलों से जो है वो मेघों को अर्घ दिया गया है, ऐसा उल्लेख उसमें मिलता है। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है, लौटा लो यह अपनी थाती। इस पंक्ति में देवसेना क्या लौटाना चाहती है। तो जैसा कि देवसेना हम सब जानते हैं स्कंदगुप्त से प्रेम किया था, और स्कंदगुप्त जब जीवन भर उसे लेने नहीं आया तो निराश परेशान होकर के अंत में ये कहती है कि तुम इसे अब ले जाओ, है ना। इस प्रेम को जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, अब तुम वापस अपनी इस थाती को, अपनी इस विरासत को ले जाओ, क्योंकि इसने मुझे जीवन भर तकलीफ दी और मुझे जो है वो लज्जा दी, साथ ही साथ इसने मेरा जो है एक प्रकार से जो इसे परेशान किया जीवन भर, है ना। तो अब तुम इसे ले जाओ। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन आ। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बे की। इस पंक्ति में बहराए बे शब्द का आशय क्या है। तो बच्चों देखो, ये जो पंक्ति है ना, इसमें घनानंद, आपको याद होगा घनानंद जब वहाँ से दरबार से उसे निकाल दिया जाता है और वो कहीं दूर चला जाता है, तो पहले तो उसने घनानंद ने सुजान से कहा था, जो कि उसकी प्रेमिका थी, कि चलो मेरे साथ। तो जब वो नहीं चली तो बाद में वो उसे लिखता रहता है, कई पत्र लिखता है, बार बार पत्र लिखता है। और उस दौरान उसने एक बात कही कि तुम कब तक बहरे बनने का नाटक करोगी, कब तक मेरी बात नहीं सुनोगी। तो बहरा बेकी का मतलब होता है बहरा बनने का नाटक करना, उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देना, उसके उसके पत्रों का जवाब नहीं देना, प्रत्युत्तर नहीं देना। तो तब ये कथन जो है वो कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कृति प्रेमचंद की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है। मानसरोवर, मानसरोवर तो है भाई। कर्मभूमि ये भी है। पेड़ का हाथ ये नहीं है, पेड़ का हाथ नहीं है और गोदान भी है। तो राइट आंसर है कि ये जो पेड़ का हाथ है
ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और या फिर आप एक नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे ऐप का लिंक मिलेगा। उस ऐप में आपको ये कंप्लीट सीरीज़ आपको चैप्टर वाइज दी हुई है, जहाँ से हमने शुरू किया था फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वहाँ से लेकर के लगातार ये सारी सीरीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पीडीएफ के रूप में भी मिलेगी और साथ ही साथ वीडियो फॉर्मेट में भी वहाँ पे आपको मिलेगी, दोनों चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। हिंदी कंपलसरी की, हिंदी साहित्य की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सारी जो कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि बिस्कोहर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है। तो देखो बिस्कोहर की माटी में विश्वनाथ जो कि लेखक हैं वो हमें जो नंगा तलाई का गाँव है, उस नंगा तलाई का गांव उनकी जो रचना है उसमें से ये बिस्कोहर की माटी पाठ लिया गया है और वो बिस्कोहर गांव के बारे में बताते हैं। तो पूरी की पूरी ग्रामीण शैली का वर्णन उसमें हुआ है, तो बिल्कुल भाई ग्रामीण शैली का हुआ है। लोक कथाओं की बात उसमें हुई है, लोक मान्यताओं की बात उसमें हुई है और ये उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। फिर है लेखक को पुराने दिन कब याद आ गई। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में लेखक प्रभास जोशी जब उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जब टीवी पर वर्षा की लाइन पड़ी कि मालवा में इस बार तो खूब बारिश हुई है, और फिर क्या है कि नागदा स्टेशन पर पहुंचकर या मालवा क्षेत्र में पहुंचकर या इंदौर से गाड़ी से उतरने पर तो टीवी पर वर्षा के बारे में जब लाइन पड़ी तब उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था कि लेखक को पुराने दिन याद आ गए क्योंकि पुराने दिनों में भी इसी प्रकार की खूब बारिश हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है जब सूरदास नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था उस समय आशा की किरण किसने भरी थी। तो बच्चों जब उसका झोंपड़ा जल गया, जब वो निराश हो गया, जब सब लोग भी अपने अपने घरों को चले गए थे, उस समय सूरदास बिल्कुल निराश भाव से, बिल्कुल ग्लानि, चिंता और क्षोभ में जब बैठा हुआ वहाँ पे विलाप कर रहा था तो उसी दौरान घीसू की आवाज़ उसे सुनाई दी और उसने वो जो बात कही थी उस बात से उसके मन में एक प्रकार से संचार हुआ कि अरे खेल में रोते हो, है ना, तो ये भी एक खेल ही है, ये जीवन भी एक खेल है और इसमें रोना नहीं है। तो इससे वो उसके दिमाग में एक आशा जागृत हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ है। तो जो बच्चों कविता होती है, जो पोइट्री होती है, इंग्लिश में इसे पोइट्री कहते हैं, और किसी महान पोइट ने एक लाइन भी लिखी है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। हमारी भावनाओं की, हमारी ताकतवर भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति ही जो है वो कविता है। तो ये सही जवाब रहेगा वाचिक रूप में, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो ये वाचिक रूप में होती है, तो बोल करके कविताओं की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है बच्चों कि समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी है। तो समाचार लेखन की शैली तो हमने कई बार पढ़ा है, समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, तो इसीलिए राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब, उल्टा पिरामिड शैली जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है और फिर उसके घटते महत्व के क्रम के हिसाब से बाकी चीजें लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं। जैसे कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर उन्हें कार्य सौंपा जाता है, तो बच्चों ये बीट कहलाता है ना, पत्रकारीय भाषा में इसे हम बीट कहते हैं। बीट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ का जानकार है और जिस व्यक्ति की जिस चीज़ में रुचि है उसकी रुचि और उसके ज्ञान के आधार पर उसको काम दिया जाए, वो बीट कहलाता है। विशेष करके जो विशेष लेखन होते हैं वो इसमें किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नाटक जिस काल में लिखा जाता है वो काल बताइए। तो नाटक हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाता है, ये कभी भी दूसरे किसी भूत कालों में आदि में नहीं लिखा जाता, तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन वर्तमान काल। अगला अब देखो रिक्तस्थान की पूर्ति वाले जो प्रश्न है इनको भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ओज गुण में
रिक्त स्थान, वर्ण की प्रधानता होती है। तो ओज गुण में बच्चों क्या होता है, द्वित्व वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं और परुष वर्ण होते हैं और कठोर वर्ण होते हैं। परुष का मतलब कठोर वर्ण। तो ना ये एक प्रकार से जोश पैदा करते हैं, एक प्रकार से हृदय में उमंग पैदा करते हैं, एक प्रकार से हृदय में जैसे देशभक्ति की रचना है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ना ये ओज गुण में व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, 3 गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, काव्य के गुण। अगला क्वेश्चन है कि छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहाँ विराम की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पंक्ति है ना, इस पंक्ति में भी हमने जहाँ जैसे हल्का सा विराम लिया, ये कॉमा जहाँ लगा हुआ है, तो हम जब काव्य पढ़ते हैं, काव्य में एक हल्का विराम बीच में लिया जाता है, वो यति कहलाता है। अब छंद क्या होता है, जैसे छंद में ही इसकी परिभाषा है कि जहाँ वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रख करके जो काव्य रचना की जाती है वो छंद कहलाती है। तो इसमें एक यति आती है, मतलब 2 पंक्तियों के बीच में हल्का विराम, ये छोटा जो हल्का जो विराम लिया जाता है वो यति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, छप्पय पदों से मिलकर के बनता है। छप्पय कितने पदों से मिलकर के बनता है, तो ये 6 पदों से मिलकर के बनता है। छप्पय मतलब 6 पाँव, 6 पद, 6 पंक्तियां। पद का मतलब होता है पंक्तियां, पद का मतलब होता है चरण, तो ना 6 पंक्तियां होती है, तो वो छप्पय कहलाता है। नेक्स्ट है, जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाए, मतलब जैसे मान लो किसी को चंद्रमा के समान दिखाना है सुंदर, तो चंद्रमा उपमान होता है, जिसको सुंदर दिखाना है वो उपमेय होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि चंद्रमा से भी उसे ज़्यादा सुंदर बता दिया जाए, है ना, उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वो तो व्यतिरेक अलंकार कहलाता है बच्चों। मतलब उसकी भी व्यति कर दी, तो ये जो है उसको भी ओवर कर दिया, तो ये फिर व्यतिरेक अलंकार में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनन रहित सकल रस भोगी काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अब देखो बच्चों, आप थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो। आनन का मतलब होता है मुख। अब मुख नहीं है और बिना मुख के, आनन रहित यानी मुख के बिना सकल रस भोगी समस्त रसों का भोग कर रहा है, तो ये तो कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि हम जो कुछ भी चीज़ खाते हैं तो वो तो मुंह से खाते हैं, लेकिन मुंह नहीं होने के बावजूद भी समस्त प्रकार के रसों का भोग किया जा रहा है, तो बिना कारण के ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं, तो ये तो भाई विभावना अलंकार हुआ। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन विभावना अलंकार। तो ये थी बच्चों आज की अपनी क्लास, और कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, लगातार 6 क्लासें आती है अपनी। मॉर्निंग में 6 बजे हिंदी कंपलसरी, मॉर्निंग में 7 बजे हिंदी साहित्य, इसके अलावा शाम को फिर 6 बजे इतिहास, फिर शाम को 7 बजे राजनीति विज्ञान, फिर शाम को 7:30 बजे इंग्लिश कंपलसरी, और फिर शाम को 8:30 बजे अपनी आती है ज्योग्राफी की क्लास। तो ये लगातार हमारी सीरीज चलती है। इन सब की PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर आप एक साथ पूरी PDF, सारे नोट्स और कंप्लीट कोर्सेज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम मिनिमम रेट पर आपको ये सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाते हैं। जैसे नोट्स केवल 11 रुपये में, कंप्लीट आपको मॉडल पेपर चाहिए 10 मॉडल पेपर्स PDF के रूप में ओनली 29 रुपीज़ में, कंप्लीट कोर्स चाहिए आपको जिसमें PDF के रूप में नोट्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, ऑनलाइन MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सब रहेंगे, तो ये ओनली 99 रुपीज़ में, 99 रुपये में। हालांकि हम इसमें डिस्काउंट भी देते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अगर बच्चों एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप जब हमें नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूँ उस नंबर पर मैसेज करेंगे, हाय हेलो कुछ भी मैसेज करेंगे, तो हमारी जितनी भी लिंक्स है वो लिंक आपको मिल जाएगी। उस पर लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसी लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पे अलग अलग सबकी लिंक रहेगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, कोर्सेज में चले जाइए, वेबसाइट पर चले जाइए। तो नंबर नोट कर लीजिए बच्चों, 9079622989। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।